नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शायद चुनावी इतिहास में इतनी बड़ी टक्कर आपने नहीं देखी होगी जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और विपक्ष खासतौर पर राहुल गांधी के बीच चल रही है। महाभियोग तक बात आ गई है। इस टॉपिक पर हम आएंगे क्योंकि आज हल्ला बोल का यही विषय है। लेकिन बड़ी खबर आ गई है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई है। ये फोन इसलिए मायने रखता है क्योंकि वैश्विक मंच पर आपसी कूटनीति और कूटनीतिक रिश्तों के बदलते के साथ तस्वीर हर जगह अलग अलग रूप ले रही है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई अपनी मुलाकात का ब्यौरा दिया है। अलास्का में आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इससे पहले मुलाकात हुई थी। शांति कैसे युद्ध में शांति बहाली की जाए, जो इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच में चल रही है, उसको लेकर मंथन अलग अलग मंचों पर चल रहा है, जिसमें अलास्का में यह बातचीत हो चुकी है। वहां से क्या कुछ निकला है, आखिर ट्रंप ने क्या बात की है पुतिन से। अब आगे ट्रंप उस बात को लेकर ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं और ज़ेलेंस्की अकेले नहीं, देखिए पूरे यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज इस बार उनके साथ मिल रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर इस पूरी परिस्थिति पर अपना आकलन जो आज बताया उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने भारत का स्टैंड दोहराया कि भारत शांति का समर्थन करता है। प्रणय हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, अलास्का में जो बातचीत ट्रंप के साथ हुई है, क्या पुतिन ने वाकई उसकी ब्रीफिंग दी? क्योंकि देखिए अब हम देख रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में अलग अलग तरीकों से बातचीतें हो रही हैं और ये कोशिश हो रही है कि शांति तक ये देश पहुंच पाए। प्रणय तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। प्रणय के पास चलते हैं, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कीजिएगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत की है और संपर्क में रहने को लेकर सहमति जताई है। प्रणय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो अब ये इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा रूस यूक्रेन युद्ध प्ले आउट हो रहा है। अब पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बताना कि अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, इसको किस तरह से देखें? और पीएम ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाली हो। प्रणय। अंजना, अगर 10 दिनों के अंदर देखें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये दूसरा फोन कॉल है। यानी अलास्का जाने से पहले और अलास्का से लौटने के बाद दोनों ही बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया गया। ये बताता है कि भारत और रूस के बीच में जो नजदीकी साझेदारी है उसमें आपसी विश्वास किस किस्म का है और कैसे रूसी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, जो कि उनके अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे रणनीतिक साझेदार भी हैं, उन्हें ये जानकारी देना चाहते हैं कि रूस ने क्या किया है और रूस किस तरीके से इस मामले के मुद्दे पर समाधान चाहता है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो शायद भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 3.5-4 साल के अंदर एक ही पोजीशन रखी है कि इस युद्ध का समाधान, इस विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही हो सकता है। अब दुनिया के वो तमाम देश उस मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं जो कभी हथियार देने की बात कहा करते थे, जो कभी आर्थिक मदद देने की बात किया करते थे और जो ये कहते थे कि इस मामले के अंदर केवल यूक्रेन की जीत ही एकमात्र समाधान हो सकती है। अब वो देश जो हैं वो बातचीत के खेमे आयोजित कर रहे हैं, वो बैठकें करवा रहे हैं। लेकिन भारत ने हर मंच के ऊपर यही बात उठाई है। आपको याद होगा समरकंद के अंदर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठ के उनके सामने ये कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। भारत हमेशा से ये मेंटेन करता आया है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रूसी राष्ट्रपति के साथ संवाद के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि इस मामले के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से कूटनीति के जरिए समाधान होना चाहिए और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हालांकि इसके अलावा वैश्विक और जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा होनी है अगले कुछ दिनों के अंदर, तो उसके संदर्भ में भी दोनों नेताओं के बीच में न केवल बातचीत हुई अंजना, बल्कि यह भी कहा गया कि भारत और रूस चूंकि रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आपसी संपर्क में भी रहें और संवाद की जो प्रक्रिया है उसे बनाए रखें। जी प्रणय, एक और बहुत दिलचस्प जो अब इसका अगला, अगर पूरी टाइमलाइन को आप देखें तो अगली कड़ी है जो अमेरिका शिफ्ट हो गई है। अब वहां पर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज ट्रंप से होने वाली है। जो कुछ पुतिन ने यहां पर शर्तें रखी होंगी उस पर निगोशिएट करने की कोशिश होगी। और जो तस्वीर दिख रही है, मार्को रूबियो की भी बात सुनकर यही लग रहा है कि ज़ेलेंस्की पर चौतरफा दबाव बनाया जाएगा। इधर हिलेरी क्लिंटन अलग ललकार रही है कि बिना कोई जमीन समर्पण ज़ेलेंस्की से कराए हुए अगर आप शांति बहाली करते हैं तो हम आपको नोबेल पुरस्कार दिलाएंगे। तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज इस बार जा रहे हैं, क्योंकि याद होगा हमारे दर्शकों को भी पिछली बार जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, तस्वीरें दिखा दीजिए, तो उनके कपड़े तक पर पहुंच गए थे ट्रंप साहब।
तो उनका तो कोई वो है नहीं कि मामला कि कहां पर स्क्रिप्ट का क्या है और कहां से कहां चले जाते हैं। देखिए 15 अगस्त को अलास्का के अंदर हवा जिस तरीके से बदली, उसके बाद से तो लगातार ऐसा लग रहा है कि अब गेंद, राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा कि अब गेंद जो है वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के पाले में है। जेलेंस्की अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका ने यदि इस चीज का ये दबाव बनाया है, इसलिए वो अब की बार सदल बल पहुंचे हैं, अब की बार वो अकेले नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि ठीक 6 महीने पहले 28 फरवरी 2025 का वो दिन था जब वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से एम्बुश किए गए थे राष्ट्रपति जेलेंस्की ओवल ऑफिस के अंदर, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने घेरा था उन्हें, और लगातार जहां तक आपने ठीक कहा कि कपड़ों तक पे बात आ गई थी, और उसके बाद अपनी यात्रा, अपना दौरा बीच में छोड़कर जेलेंस्की को वापस लौटना पड़ा था। हालांकि इन 6 महीनों के दौरान बहुत सारा संवाद हुआ है, बहुत सारी बात हुई है, इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकातें भी हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एकमात्र लक्ष्य यह है कि वो युद्ध बंद करवाना चाहते हैं, इसका श्रेय लेना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी जो कुछ भी बातचीत हुई है अलास्का के अंदर, उसके बाद अब वो इस बात का दबाव बनाएंगे कि समझौते की जो लकीर है उसे खींचा जाए और समझौते के अंदर यूक्रेन इस चीज को स्वीकार कर ले, बदले में यूक्रेन को क्या मिलता है उसको लेकर अब बातचीत की जा सकती है, उसकी सिक्योरिटी गारंटी कैसे हो सकती है। केवल यहां पे यूक्रेन का मसला नहीं है, यहां यूरोप के सारे देश भी जो हैं, खासतौर पर इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, फिनलैंड, ये तमाम वो देश हैं जिनके नेता पहुंचे हुए हैं आज वाशिंगटन डीसी में, और उनकी चिंता यह है कि केवल यूक्रेन की जमीन अगर जाती है तो मसला नहीं है। यहां पर चिंता इस बात को लेकर है कि अगर रूस को इस तरीके से जमीन दी जाती रही तो फिर यह खतरा और आगे यूरोप की तरफ बढ़ेगा, और इसी चीज को लेकर वो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर एक तरीके से दबाव भी बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ ये पूरा कुनबा है जो यूरोप की चिंताएं लेकर वाशिंगटन पहुंचा है, दूसरी तरफ वो आप कह सकती हैं कि मीठी स्मृतियां हैं जिनके साथ में अब राष्ट्रपति ट्रंप का मन बदल चुका है, वो पुतिन के साथ में अब फेवर में है, और उनका ये कहना है कि भाई राष्ट्रपति पुतिन ने कर दिया, हम इस मामले का समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप अब समझौता करें और इस मामले को यहीं खत्म करें, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सीज फायर अभी प्राथमिकता है, और राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता फिलहाल यहां पर सीज फायर और युद्ध बंदी है, जिसका सेहरा वो अपने सिर पर बांधना चाहते हैं। बिल्कुल, और जो आतुरता उनकी है एक नोबेल के लिए, जो एक उनमें जो इस वक्त जुनून दिख रहा है, उसमें तो अब कितनी टिप्पणी की जाए नहीं की जाए उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन यूरोप और यूरोपीय देशों की चिंता कि अगर एक उदाहरण बन गया कि इस तरह से रूस दबाव बनाकर जमीन ले सकता है तो उनके लिए आने वाले वक्त में खतरा है। लंबे समय से आप फॉरेन अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, वैसे तो मौसम और ट्रंप के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है आपको? आज 10:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है अमेरिका में, पूरे विश्व की नजर इस पर रहेगी, क्या समझ में आ रहा है? क्या इस तरह का दबाव, क्योंकि बिना कोई जमीन लिए पुतिन भी इतनी आसानी से मानने वाले दिख नहीं रहे हैं, वैसा ही जेलेंस्की के लिए, पूरे यूरोपीय नेताओं के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, और उधर इन हाउस उनका जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें हिलरी भी उनको ललकार रही है। क्या दिखता है? देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो खड़ा हुआ है, समझौता तो होगा लेकिन समझौता किस कीमत पे होगा और कितनी जमीन के ऊपर समझौता होगा, ये बड़ा मसला है। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को यदि आप देखें, अलास्का वो पहुंचे, उनके लिए रेड कार्पेट रोल किया गया, उनका स्वागत किया गया, और दोनों ही नेताओं के बीच में जिस तरीके की केमिस्ट्री नजर आ रही थी, उससे तो लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ये मान चुके हैं कि अब इस मामले का समाधान हम दोनों को मिलकर कर लेना चाहिए, और बाकी जो हम देंगे उसे यूक्रेन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब इन तमाम चिंताओं के बीच में आज जब जेलेंस्की पहुंचे हैं, तो अब उनकी चिंता होगी कि वो अपने हितों को कितना गार्ड कर सकते हैं, यानी यदि जमीन का हिस्सा जाता है तो कहां तक वो रोक सकते हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, यानी सिक्योरिटी गारंटी। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें राष्ट्रपति जेलेंस्की का, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटियां तो 1994 में भी दी गई थी, जब यूक्रेन से परमाणु हथियार लिए गए थे और कहा गया था कि आप चिंता मत करिए, आपके लिए सुरक्षा की गारंटी रहेगी। उसके बाद 2014 के अंदर क्राइमिया का हिस्सा जाता है, लेकिन दुनिया कुछ नहीं कहती, और 2022 के अंदर वही जो चीज थी उसको एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद आज नौबत यहां तक पहुंच गई है। तो ऐसे में चिंता केवल यूक्रेन की नहीं है, और आप देखिए कि अब की बार जेलेंस्की अकेले नहीं पहुंचे हैं, सदल बल पहुंचे हैं, यूक्रेन के तमाम जो यूरोप के तमाम नेता हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटो का भी सवाल है, यहाँ पर उनकी चिंताओं का भी सवाल है, पूर्वी यूरोप के तमाम जो देश हैं उनकी चिंताएं हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सब पहुंच रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, पिछली बार उनके कैजुअल कपड़ों को लेकर टिप्पणी की गई थी कि सूट बूट में बात होनी चाहिए, और इस पर खूब बवाल हुआ था, लेकिन इस बार तो बात जमीन पर आ गई है, देश के टुकड़े देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, इस पर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब इसी के साथ रुक करते हैं, क्योंकि आज रात 10:30 बजे बैठक होने वाली है, पूरे विश्व की नजर इस पर रहेगी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हल्ला बोल में उस विषय पर जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम राहुल गांधी, ये देश की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई बन गई। हलफनामा देना होगा
या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर, क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ। 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन? किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। वोट चोरी पर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच अब विपक्ष की सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से ठन गई है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर सकता है। विपक्ष की हार्ड लाइन कल ज्ञानेश कुमार के 2 टूक जवाबों के बाद आई है। कल सीसी ने राहुल गांधी को अपने आरोपों पर शपथ पत्र देने या फिर देश से माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। इसी बीच अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 2022 के उनके उस हलफनामे पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें 18,000 गड़बड़ियों का दावा किया था उन्होंने। सवाल यह है कि क्या वोट चोरी को लेकर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई ने अब विपक्ष को चुनाव आयोग के सामने ला खड़ा कर दिया है? क्या वोट चोरी के मसले पर लक्ष्मण रेखा पार हो रही है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावनाओं में दम है? यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों से सवाल जवाब करें, ये रिपोर्ट। जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष? क्या शपथ पत्र देने या माफी मांगने के राहुल गांधी को मिले अल्टीमेटम ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है? क्या वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग से तनातनी लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई? एक तरफ बिहार में वोटर अधिकार के नाम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा दूसरे दिन औरंगाबाद से गया की ओर बढ़ चली, तो दूसरी ओर वोट चोरी के विपक्ष के निशाने पर अब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की घुड़की दे दी गई है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का एक कर सीधा जवाब दिया था। इस जवाब से चुनाव आयोग द्वारा कथित गड़बड़ियों पर राहुल गांधी से मांगे गए शपथ पत्र के मसले ने तूल पकड़ा है। क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। हालांकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर राहुल गांधी से मांगे जा रहे शपथ पत्र के बीच अखिलेश यादव का एक दावा अहम हो गया है। समाजवादी पार्टी की दलील है कि 2022 के यूपी चुनाव के बाद जब उसके आरोपों पर आयोग ने नोटिस दिया तो पार्टी ने 18,000 गड़बड़ियों का शपथ पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे तो ज्ञानेश कुमार समाजवादी पार्टी द्वारा हलफनामा मिलने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश ने पहले हलफनामे की कथित रिसीविंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आज
संसद के बाहर अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के प्रदर्शन में हलफनामे जैसा कोई डॉक्यूमेंट लहराया भी गया है। उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन? इस बीच इंडिया अलायंस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रविवार के दावों पर सवाल उठाते हुए एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हालांकि इन सारे हंगामों के बीच अहम ये हो चला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली से लड़ाई और जमीन पर राहुल और तेजस्वी की यात्रा से कितना असर पड़ेगा, खासकर तब जब बिहार में प्रशांत किशोर जैसा फैक्टर भी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बातें कही, लेकिन उन 5 मुद्दों का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जितनी कोशिश कर ले, 2, 4, 5, 10 नाम अगर कट भी गए तो भी आप निश्चित जानिए जितने लोग का नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में है उतने लोग ही इनको हराने के लिए काफ़ी हैं। ये जो वोट चोरी का यात्रा निकाले हैं लालू जी और राजद, ये तो सिस्टमेटिक तरीके से बिहार में, पूरे बिहार में बूथ लूट ये लोग करते थे। राहुल गांधी की उम्र हो गई 55 साल। जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन में एक रात बिहार में न बिताया हो, जिसको बिहार के 40 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मालूम है, बिहार के ज़्यादातर विषयों की समझ नहीं है, वो आदमी आकर इलेक्शन के समय अगर कुछ प्रयास कर रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे भी कांग्रेस जो है वो बिहार में पिछलग्गू दल है। राहुल गांधी यात्रा नहीं निकाले, अगर राजद वाले न रहें तो वहाँ 10 आदमी न जुटेगा। बिहार के चुनाव में अब सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी रह गए हैं, लेकिन राहुल और तेजस्वी का मुख्य मुद्दा अगर वोट चोरी है तो ये अपने आप में नए तरह का चुनाव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग के हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अगर विपक्ष ऐसा महाभियोग लाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे ये मुमकिन है। पहला चरण, महाभियोग प्रस्ताव आता है, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव रखना होता है। 100 सांसदों का समर्थन चाहिए लोकसभा में, 50 का आपको चाहिए राज्यसभा में। जिस सदन में प्रस्ताव आया वहां के चेयरमैन इसकी मंजूरी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कानूनविद की एक कमेटी बनेगी, 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है। फिर 2/3 सदस्य मौजूद हों उसमें और 50% से ज्यादा पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को उसके बाद ही हटाएंगे और हटाएंगी, ये मुमकिन, ये पूरी प्रक्रिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 2 बार महाभियोग विपक्ष लाया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अप्रैल 2018 में यह प्रस्ताव आया था। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था, तो यह फेल हो गया था। और फिर ये देखिए, दूसरी बार जब ये राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ दिसंबर 2024 में प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन का नोटिस नहीं दिया था, तकनीकी कारणों से ये खारिज कर दिया गया था। लेकिन गौरव भाटिया जी, मामला अब सामने यहां पर आ गया है, सीधा का सीधा बिहार के चुनाव से जुड़ता हुआ कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक भाषा क्यों बोल रहे हैं। उनका यह आरोप है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव सामने आए, वो कह रहे हैं कि 18,000 तो हलफनामे हमने दिए हैं। उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने क्या किया? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था निर्वाचन आयोग बनाम राहुल गांधी, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। और अटपटा क्यों लगा, मैं तथ्यों के आधार पे सारे दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग है, आजादी के बाद से हर बार हमने देखा है किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ करोड़ों वोटर वोट डालते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये प्रमाण मैं नहीं देता हूं, एक लाइन पढ़ता हूं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, द रिपब्लिक हैज प्राइडेड इटसेल्फ इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द पास्ट 70 years. द क्रेडिट कैन लार्जली बी एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निष्पक्ष चुनाव, साफ सुथरे चुनाव और श्रेय निर्वाचन आयोग को जाता है। ये 2024 अप्रैल की बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बेल पे बाहर है, भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी कुछ सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, जो चीनी सेना के लिए, इन्होंने कहा कि चीनी सेना भारतीय सेना को पीट रही है,
ऐसा कोई भारतीय नहीं कह सकता। दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्शन स्टे हुआ है, झूठ बोलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। ये कुछ उदाहरण है। तो बनाम कैसे हो सकता है? एक गंगा जल की तरह पवित्र, दूसरा सबसे बड़ा क्राइम मास्टर गोगो, भ्रष्टाचारी, नकली गांधी राहुल गांधी। दूसरी बात, आज ये तो पूछा जाएगा ना अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, ये विपक्ष जो प्रेस वार्ता कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोट चोर ऑफ इंडिया बुला रहा है, ये कितना उचित है? क्या हम भी बुलाएं? भ्रष्टाचारी, डकैत, नकली गांधी राहुल गांधी बुलाएं? नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक तो दर्जा भी नहीं है, ये तो स्टैट्यूटरी विधिक दर्जा है। अच्छा लगेगा अगर बुलाएं? बताइए आप अंजना जी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 बार सुनवाई हुई है और एक बार भी इस पे रोक नहीं लगाई। अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए, अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई। अखिलेश जी, चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग को हर तरह के अपशब्द, हर तरह की धमकियां आपकी पार्टी के नेता ने दी, राहुल जी ने सीधा सीधा दी कि सोच समझ के करना चाहिए और वोट चोरी का, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। वो कह रहे हैं हलफनामा। जब अखिलेश जी हलफनामा दे सकते हैं तो राहुल जी क्यों नहीं दे सकते हैं? रंजना, थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत विस्तृत तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, इस देश में सारे संस्थानों, संवैधानिक संस्थाओं पे आदरणीय मोदी जी का कब्जा तो हो ही चुका है, कोई निष्पक्ष नहीं रहे, इस पे बहस में हमें जाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक मताधिकार का अधिकार की स्वतंत्रता इस देश के समस्त नागरिकों को है, उसको भी छीनने का ये प्रयास कर रही है मोदी सरकार। अब आप देखिए कैसे ये कर रहे हैं, इनकी नीयत देखिए। पहले इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को बाहर किया, फिर इन्होंने कानून बदले कि किसी भी चुनाव आयुक्त पे भविष्य में कभी भी कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। फिर इन्होंने दिसंबर 24 में कानून बदले कि सीसीटीवी फुटेज और वेब कास्टिंग का जो है वो देना वर्जित है, अब हम नहीं देंगे, उसको परिवर्तित कर दिया। फिर मई 25 में कानून बदल के कह दिया कि जो रिकॉर्ड 1 साल रखे जाते थे वो मात्र 45 दिन रखे जाएंगे। फिर इन्होंने एक और संशोधन किया कि जो रीडेबल फॉर्मेट में, जैसा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, आसानी से पढ़ने योग्य फॉर्मेट में भी नहीं प्रदान किया जाएगा। ये नीयत क्या बताती है? चौथी बात मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में ही चुनाव आयोग को सलाह दी थी कि आप 11 जो पत्र प्रूफ ले रहे हैं उसमें आधार, राशन कार्ड और पैन, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। नहीं माना। और तो और जब अभी दोबारा पेशी हुई इस पिछले दिनों, तो बहुत अफिडेविट में कहा कि 65 लाख जो नाम कटे हैं, न मैं कारण बताऊंगा न मैं नाम बताऊंगा। ये चुनाव आयोग का रुख है। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को चुनाव आयोग समझने लगा। फिर चुनाव आयोग को एक अंतरिम आदेश जारी करना पड़ा 5 बिंदुओं में कि आप ये 65 लाख जिसको काटे हो उसको बताओगे भी, सार्वजनिक भी करोगे, इसका प्रचार भी करोगे और आधार को भी मानोगे। और भी 3 आदेश हैं। तो दूसरी बात आप देखिए अंजना जी, जनवरी महीने में वोटर लिस्ट जारी हुई। उस वोटर लिस्ट में जो अभी SIR की इन्होंने ड्राफ्ट कॉपी जारी की, उसमें 22 लाख लोगों को मृत्यु बता दिया। 5 महीने में 22 लाख एडल्ट मर गए। क्या इनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र विभाग से हुआ है? ये 65 लाख काटे, ये कौन है? बताना पड़ा कि नहीं पड़ा? गौरव जी, काउंटर क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंसी जब नहीं रखेंगे। 65 लाख में जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दे, रुकिए सर एक सेकंड, 22 लाख लोग मृत बताए हैं, 36 लाख लोग विस्थापित या पते पर नहीं मिले हैं, 1 से ज्यादा जगहों के वोटर 7 लाख हैं और उस वजह से ये 65 लाख लोग हटाए गए हैं। लेकिन जो बातें कही गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से बीते दिन गौरव भाटिया जी, उस पर एक चर्चा छोटी सी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम इसलिए वीडियो नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये निजता का हनन होगा। क्या हम बेटियों का, जो महिलाएं हैं
उनका हम इस तरह से वीडियो जारी कर दें। इसमें क्या मतलब है? मतलब फिर ये वीडियो फुटेज हम रख किस लिए रहे हैं? वीडियो फुटेज क्यों रख रहे हैं फिर हम? मैं आपको बताता हूं जल्दी। अंजना जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है जरूर दूंगा। उससे पहले देखिए, इनकी झूठ और कैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये पकड़ना आवश्यक है और दर्शकों को पता चलना चाहिए। पहला खंडन मैं कर रहा हूं। इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है उसको बदल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। अनूप बरनवाल का केस है 2023 का, और उसमें पैरा नंबर 315 क्या कहता है, सारे दर्शक सुने। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब जब तक संसद कानून नहीं लाती तब तक ये कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। उसके बाद कानून आया और नई कमेटी का गठन हो गया, और यही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। लेकिन ना पढ़ेंगे, ना संविधान को समझेंगे, ना सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करेंगे। जैसे राहुल गांधी वैसे ही उनके नेता, पैरा नंबर 315। दूसरा, इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देते हैं। 2018 का केस है, हमने प्रेस वार्ता भी करी, और कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये आया कि आपको ये तो सुनिश्चित करना है कि इलेक्टोरल रोल पूरा मिले, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट में होगा ये कानून नहीं कहता है। और ये याचिका को रद्द किया और निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करी जिस तरह से वो चुनाव कराता है। अब जो तीसरी बात आप कह रही हैं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, और अंजना जी आप कह रही हैं कि हम देंगे नहीं इलेक्टोरल रोल वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन इसको रखेंगे। तो देश का कानून क्या है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। देश का कानून ये कहता है 45 दिन तक सीसीटीवी जो है वो स्टोर्ड रहता है। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्शन पिटीशन डालने का एक समय निर्धारित है। आप अगर निर्धारित समय में इलेक्शन पिटीशन डालते हैं, 45 दिन के आगे भी न्यायालय चाहे तो, चाहे 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जब तक इलेक्शन पिटीशन चलेगी सुनवाई तब तक सुरक्षित रहेगा सीसीटीवी। लेकिन आप बताइए अंजना जी, एक सेकंड आपको टोक रहे हैं क्योंकि चीन के विदेश मंत्री की इस वक्त भारत के विदेश मंत्री से ये मुलाकात चल रही है। कई मायनों में ये बैठक बहुत बड़े मायने रखती है। भारत नए सिरे से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में अपने जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय कर रहा है, और तमाम देशों में, जिसमें आप देखिए पड़ोसी मुल्क जो हैं उनके साथ चर्चा की जा रही है। उसी में वांग यी को आप देख रहे हैं इस वक्त। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और चीन के बीच में रिश्तों में कैसे एक नई कहानी लिखी जा सके उसको लेकर चर्चा हो रही है। अगर वहां से ऑडियो आ रहा है तो मुझे लगता है सुना भी सकते हैं। सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर ये चर्चा हो रही है इस वक्त। We should firm up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. That concludes my opening remarks. Thank you. सुन रहे थे जो कि चीनी विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो वहां पर ट्रांसलेशन किया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि कैसे दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर किए जा सके और कैसे शांति, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएं दोनों देशों के बीच में और शांति सरहद पर लाई जा सके। इन सब पर चर्चा है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद जो एक स्थिति में बदलाव आया है, उसके मद्देनजर अब ये चर्चा हो रही है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हो रही है कि कैसे चीन और भारत के बीच में रिश्तों को सुधारा जा सके। और इसी में ये बहुत मायने रखता है क्योंकि खासतौर पर टैरिफ डबल करने के बाद 50% अमेरिका ने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रहा है बीते दिनों भारत के प्रति, उसकी वजह से भारत अपने अन्य जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और इसी में इसको आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी कैसा भरोसा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग बनाया जा सके, उस मद्देनजर अब आप एस जयशंकर की तरफ से सुन रहे हैं। आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री।
एक के बाद एक पूरे विश्व में अगर आप देखें, आ गई आवाज, सुनिए। Pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. I would like to follow up on some particular concerns that I had brought up with you, Excellency, when I visited China in July. You, Excellency, will also be discussing, border issues with our Special Representative, National Security Advisor, Ajit Doval, tomorrow. This is very important because the basis for any positive momentum in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. It is also essential that the de-escalation process move forward. Excellency, when the world's two largest nations meet, it is natural that this occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations. तो एस जयशंकर साफ बताते हुए कि जो सुरक्षा के मामले हैं, सिक्योरिटी है, उस पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी बैठक चीन की होगी और ये भारत बहुत अहम मानता है किसी भी तरह से रिश्ते को आगे ले जाने के पहले। साल 2020 में, जैसा कि आपको याद होगा, गलवान घाटी में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद से नए सिरे से अपने वैश्विक संबंधों को सुधारने की कोशिशों में भारत दिख रहा है। खासतौर पर अमेरिका ने जो टैरिफ में इजाफा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। उससे पहले ये मीटिंग बहुत मायने रखती है, जिसमें एस जयशंकर विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं इस वक्त चीनी विदेश मंत्री वांगी से, जो कि भारत आए हुए हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी। इधर ट्रंप की भी आज मुलाकात है, वांगी और एस जयशंकर की ये मुलाकात आप देख रहे थे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं वापस अपनी बहस की तरफ। जल्दी से अपनी बात को एक लाइन में पूरी कीजिए, उसके बाद से अखिलेश जी के पास में जाऊंगी। गौरव जी, मैं वो पूरी कर ले सर अपनी बात, उनको बीच में हमने टोक दिया था। जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल ये है कि आप विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह भी तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, इन द नेचर ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, यानी चुनाव स्वतंत्र और फेयर हो। इसके लिए आपको जांच, जो भी अगर कोई कहता है विपक्ष, उसको करने में दिक्कत क्या है? नहीं अंजना जी, मैं नहीं समझता जो आपने अभी कहा वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं कहा है। वो सारे आदेश मेरे हाथ में हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो भी तय करेगा हम लोग उसका पालन भी करेंगे और उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विध्वंसक राहुल गांधी हैं ये हम कहते हैं, और क्यों हैं बताता हूं। ये जरूर सवाल पूछेगा, महाराष्ट्र को लेके मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, 70 लाख वोटर बढ़ाए गए ये कहा है 3 फरवरी 2025 को लोकसभा के पटल पे। 1 करोड़ बढ़ाए गए कहा है 9 जुलाई 2025 बिहार में। 39 लाख बढ़ाए गए ये कहा है 7 फरवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़े थे दिसंबर 2024 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निमंत्रण दिया राहुल गांधी को कि आप हमें मिलिए, सारे प्रमाण दीजिए। राहुल गांधी वहां नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, ये सवाल तो बनता है ना अंजना जी, पता नहीं कोई भी एंकर ये सवाल नहीं पूछता। मुझे यकीन है अंजना ओम कश्यप ये सवाल जरूर पूछेंगी। ये 3 जो मैंने आंकड़े दिए, राहुल गांधी पहले ये बताएं कौन सा आंकड़ा ठीक है। मेरे पास और भी सवाल है, लेकिन सबसे पहले ये तय होना चाहिए ये 70 लाख वाला ठीक है जो संसद के पटल में कहा, 1 करोड़ बिहार में कहा और 39 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तारीख के साथ बताया है, कौन सा आंकड़ा ठीक है पूछिए। अखिलेश जी बताइए। अंजना देखिए, मैं बिहार से शुरू करता हूं। देखिए, जनवरी में वोटर लिस्ट जारी हुई 2025 जनवरी में, जून में SIR लेके आए। अभी इस पे भी आऊंगा, बेफिक्र रहिए। एक सेकंड बीच में मैं नहीं बोलता, आपका सबका जवाब दूंगा, समय दें। अरे हवा तो क्या आवश्यकता पड़ी मुझे पता है 5 महीने में SIR लागू करने की? अरे प्लीज मेरे भाई, अभी पता लग जाएगा कि क्या हवा है। तो SIR की क्या जरूरत पड़ी? फिर भी किसी ने ये नहीं कहा कि SIR मत लागू करिए आप। 5-6 महीने। देखिए अंजना जी, मैं इस तरह से बहस नहीं करता। जल्दी से बोलिए सर, आवाज नीचे कर दीजिए। गौरव बता रही है, जल्दी से बोलिए सर, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है उनके पास, जल्दी बोलिए। देखिए, तो जो
हाँ, तो मुझे जितना गौरव भाटिया को दिया उतना समय मुझे, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एसआईआर तो और किसी ने रोका नहीं, बस ये कहा गया कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम करिए। मैंने आपको 2 उदाहरण दिखाए कि किस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा मैं ये नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। तीसरी बात, अभी जो है अभी आप आज ही मैं देख रहा हूं यार, पीसीआर आपकी भी बात नहीं मान रहा है, गौरव भाटिया का आवाज नहीं नीचे कर रहा है। अभी आप ही के एक सीनियर रिपोर्टर मौसमी सिंह ने रिपोर्ट बनाई, दिखाई कि किस प्रकार से बिहार में चुनाव लोगों के नाम गरीबों के कटे हैं। चुनाव आयोग उन पर एफआईआर तो नहीं लिखाया और जर्नलिस्टों पर लिखा चुका है, लेकिन उनका खंडन कार्य जारी कर रहा है। वो जमीन पर रिपोर्ट दे रही हैं। और जो आपके चैनलों पे अक्सर आते हैं, बताते हैं, एक संजय कुमार जी चुनाव की समीक्षा करते हैं, बताते हैं, वो बता रहे हैं जो राहुल गांधी ने बताया था उसी क्रम में महाराष्ट्र में सिर्फ 2 विधानसभाओं में सिर्फ 4 महीने में नासिक वेस्ट और हिंगना में 1,55,000 और 1,35,000 वोटर बढ़ गए। हम लोगों ने तो कहा कि 70 लाख, तो चुनाव आयोग ने बताया ना कि 2 घंटे बाद इतने वोट और पड़ गए। हम लोग कहा ठीक है पड़ गए, तो 70 लाख वोट 2 घंटे में पड़ गए, कैसे पड़ गए इतना? और तो वो कह रहे हैं ना अखिलेश जी, इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि एसआईआर करने दीजिए। आप लोग तो अच्छा केस बना रहे हैं एसआईआर का, एसआईआर होना चाहिए पूरे देश में। भाई एसआईआर करने दीजिए ना, फिर एसआईआर में भी लड़ने लगते हैं। अब आप जी आप इतना जानकार कोई और नहीं न है अंजना जी। नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह जी काम कर रहा है, अखिलेश प्रताप सिंह कर रहा है, अखिलेश प्रताप सिंह, ये एसआईआर क्यों करने की जरूरत है? अखिलेश प्रताप सिंह, एक बात ध्यान से सुनिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी, एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको बहस करनी है तो सवालों का जवाब देने की हिम्मत लेके आया कीजिए। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे कि आपको, और पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आवाज नीचे रखिए इनकी, आवाज नीचे रखिए इनकी, ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं है, ना किसी और प्रवक्ता से तारीफ की जरूरत है। जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल वाजिब है कि इससे तो एसआईआर पर और भी फोकस जाता है कि एसआईआर होना चाहिए, उस पर जवाब नहीं देना है। आपकी ज्ञान ज्यादा है आपका, ये सब मत करने आइए। ये सब बहस करनी है तो जाके अपने ड्राइंग रूम में कीजिए, किसी को सामने बिठाकर। आगे बढ़िए, दिखाइए अन्य मेहमानों को। मत दीजिए आप, आपसे जवाब की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मोहम्मद अमीन साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, देखिए एक सवाल बहुत सिंपल है। वो सवाल ये है कि चुनाव आयोग का जो रुख है, वो तो कहते हैं कि सारी पार्टियां यहीं पर जन्म लेती हैं चुनाव आयोग में, लेकिन एकदम कॉम्बैटिव मोड है विपक्ष के साथ, सिंह भिड़ाने वाला मोड है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामे, और वो हलफनामों की तस्वीर उन्होंने डाली है। क्या किया चुनाव आयोग ने? आप चुनाव आयोग को रोज डिफेंड करते हैं और आप कहते हैं हम भी ये मानते हैं, पूरा देश ये मानता है कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा काम करता है इतने बड़े डेमोक्रेसी में, लेकिन 18,000 हलफनामे अगर विपक्ष का एक नेता देता है, क्या किया चुनाव आयोग ने? और राहुल गांधी से अब हलफनामा मांग रहे हैं। नहीं, जहां तक सवाल है राहुल गांधी से हलफनामा मांगने का, इलेक्शन कमीशन सक्षम है अपने आप में, सुओ मोटो एक्शन उनके खिलाफ ले सकता है। और उसका जो जवाब आएगा उसमें चाहे हमारे देश का कितना ही बड़ा उच्च अधिकारी हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। और अगर कोई लीडर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो झूठे तथ्य दिए हैं, तो उनके खिलाफ अंतर्गत जो संविधान कहता है उसके तहत कार्रवाई होगी। अब जहाँ तक सवाल आपने इस बात का कहा कि मैं भूल गया बीच में, क्या कहा था आपने? अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामे दिए, लेकिन उनका दावा है कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो कि सीसी है, उनका हलफनामे पर अल्टीमेटम देना राहुल गांधी को 7 दिन का गलत है? और इस अल्टीमेटम का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, देखिए जहाँ तक सवाल है अखिलेश जी का, कि अखिलेश जी ने जो है 15,000 कहे हैं कि हमने हलफनामे दिए हैं, तो उन्होंने कोई रिसीट भी लिया होगा। हमारे यहाँ से रिसीव एक पेपर का होता है, और उसका उन्होंने कोई रिमाइंडर भी दिया होगा, उनके पास होगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि इस वक्त क्या उन्होंने दिया, रिसीव हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि ये बात पहली बार हमारे सामने आ रही है, तो ये अगर लिया गया होगा पेपर तो रिसीव दी गई होगी, और रसीद दी गई है तो उसका जवाब भी ज़रूर इनको मिला होगा, लिखित रूप में मिला होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता इलेक्शन कमीशन से कि कोई पेपर इलेक्शन कमीशन को लिखित दिया जाए और हलफनामा के तौर पे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब न दे। बिल्कुल दिया गया होगा, मैं 100% नवल किशोर जी, नवल किशोर के आक्षेप 7 दिन वाला अल्टीमेटम क्या है सर, ये समझाइएगा अमीन साहब।
मोहम्मद अमीन साहब, 7 दिन वाला अल्टीमेटम क्या है? हाँ नहीं, 7 दिन का अल्टीमेटम तो उन्होंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा है, उनकी अपना कमीशन की अपने डिसीजन होगा। लेकिन इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि संवैधानिक रूप से पूरा स्वतंत्र है इलेक्शन कमीशन किसी भी चीज में सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए। और अगर कोई जवाब नहीं देता तो अगर कोई जवाब देगा तो उसमें क्या जवाब में हमारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उन पे एक्शन होगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो छोटा अधिकारी हो। जैसा कि अभी आपने बंगाल में देखा है कि 4 जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे। लेकिन अब उल्टा आप देखिए, बंगाल से चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रही हैं और चीफ सेक्रेटरी प्रोटेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि 2 अधिकारी सही हैं, शरीफ हैं। हम कहाँ से लाएंगे? पूरे देश में चुनाव होता है, हमारे अधिकारी हमारे पेरोल पे आ जाते हैं जितने भी हैं हिंदुस्तान के, तब इलेक्शन हो पाता है। इस तरह से करना, और वो भी वोटर लिस्ट का ही मामला है, तो इस तरीके से सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात सहयोग से ही बनेगी ना। अब ये अमीन साहब ठीक कह रहे हैं कि उनका अपना एम्प्लॉय तो होता नहीं है, जो बीएलओ होता है या फिर जो अलग अलग स्तर के अधिकारी होते हैं, ये चुनाव आयोग के अधिकारी तो होते नहीं है। जो पूरी चुनावी प्रक्रिया इस देश में है चुनाव आयोग की, वो तो आप समझते होंगे, आपकी पार्टी समझती होगी। ये लड़ाई झगड़े से तो इसका हल निकलेगा नहीं। चुनाव चोरी, चुनाव चोर, यही सब बोला जाए। अंजना जी बिल्कुल सही बात है कि जो पूरे अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन यह भी संविधान उनको ताकत देता है कि जिस समय चुनाव होता है वो सबसे शक्तिशाली संस्था चुनाव आयोग ही है। वो चाहे तो बिना कारण बताए किसी का ट्रांसफर कर सकता है, किसी पर एक्शन ले सकता है। उसमें कोई सरकार उस समय नहीं होता, उस समय चुनाव आयोग ही होता है। ये बिल्कुल संवैधानिक बात है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस समय सबसे ताकतवर संस्था चुनाव आयोग है। वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव के दौरान कोई एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग ये कहे कि 7 दिन में माफी मांगे, 7 दिन में हलफनामे दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए, ये देश से माफी मांगने वाला जो बात कहाँ से आई? ये क्या मोदी जी से ट्यूशन लेकर आया है? इस तरह का अहंकारी बात कहना, उनको तो पहले माफी मांगना चाहिए कि जो आरजेडी ने सवाल उठाया, केस किया सुप्रीम कोर्ट में और उसके आधार पे 65 लाख वोटर का हिसाब मांग रहे थे, क्या आप बताइए, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए तो 65 लाख वोटर का जो आपने नाम काटा है, क्यों काटा है और कहाँ से काटा है? डिटेल देने से आपने मना किया, जब सुप्रीम कोर्ट कहा तब आपने दिया, इनफैक्ट समय से पहले दिया। तो पहले तो आपको माफी मांगना चाहिए कि 1 महीने का समय आपने क्यों बर्बाद किया। दूसरा, आपको ये इसलिए भी माफी मांगना चाहिए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट को 2-3 बार सलाह देना पड़ा और बाद में निर्देश देना पड़ा कि आधार कार्ड को मानिए। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट, कहाँ हमारी विपक्ष और कहाँ चुनाव आयोग? ये तो देखने योग्य है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि चुनाव आयोग वही बोल रहा है जो चुनाव आयोग वही बोल रहा है। राजीव जी जल्दी से करें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की भाषा चुनाव आयोग क्यों बोल रहा है। हाँ 10 सेकंड दे लीजिए नवल जी को, 10 सेकंड खाली एक लाइन नवल जी, टाइम कम बचा है। हाँ एकदम समय बचा है, लास्ट में आया है तो थोड़ा सा समय दे ही दीजिए। देखिए चुनाव आयोग जो बोल रहा है उसका सुर में सुर भारतीय जनता पार्टी मिला रही है। पहले तो चुनाव आयोग बोल ही नहीं रहा था, बाद में आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, इनकी सारी बातों का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। हम जो भी बात कह रहे हैं शुरुआती दौर से, टाइमलाइन का केस हो। अब राजीव जी को बोलने दीजिए। राजीव जी, ये वोटर यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी जी और राहुल जी वहां पर, आपको नहीं लग रहा ये बड़ा चैलेंज है? भ्रम वोटर्स के मन में बैठ गया, ये इसका तो सही निवारण होना जरूरी है ना। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये बार बार आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम इसलिए काटे गए कि आप नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं। वोटर्स काटे इसलिए गए कि उनकी वो अगर होते तो आप चुनाव नहीं जीत पाते। ये मजेदार है कि हम लोगों ने 75% के स्ट्राइक रेट से पार्लियामेंट की 40 में 30 सीटें जीती और 100% का स्ट्राइक रेट है हमारा विधानसभा के उपचुनाव, जो सबसे ताजा चुनाव नतीजे हैं। और जनादेश अगर पैमाना है तो हम 2024 के 2 जो बड़े नतीजे हैं उनके आधार पर ये कह सकते हैं, और जो जमीनी परिस्थितियां बिहार की। आज माफी के साथ आखिरी में आप ना राजीव जी ठीक से बोल पाए ना नवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि बहुत सारी खबरें अंतर्राष्ट्रीय भी आ जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। हालांकि आपको बता दें 22 नवंबर तक विधानसभा ये वाला है, तो उससे पहले चुनाव होने हैं। 20 से 28 अक्टूबर तक इधर दिवाली छठ पूजा है, तो 1 से 10 नवंबर के बीच माना जा रहा है 2 या 3 चरणों में चुनाव बिहार के हो सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।